देखते हैं जहाँ पर सभी लोग वो फ्लावर का बुके पकड़ने के लिए रुके हुए थे। इतने में ही हमारी फीमेल लीड शाओ नीचे गिर जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। लेकिन जैसे ही उसकी आंखें खुलती है वो सीधा एक शाबी से घर में होती है और उसने गंदे कपड़े पहने हुए थे। यहाँ पर वो दो बच्चों को देखती है और वो सोचने लगती है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रही है। फिर उसके बच्चे उससे डर रहे होते हैं। फिर जैसे ही वो खड़ी होती है उसे कुछ कुछ याद आने लगता है कि वो चिकन खाते हुए अपने बच्चों को डांट रही थी और काम करने के लिए बोल रही थी। यहाँ पर वो जैसे ही कैलेंडर को देखती है वो समझ जाती है कि उसने टाइम ट्रैवल किया है। फिर बाद में वो सोचने लगती है कि ये मेरे बच्चे हैं और मैं इस गंदे से घर में रह रही हूँ इतने गंदे तरीके से, और मेरा हस्बैंड कौन होगा। यहाँ पर वो बच्चे उससे डर रहे होते हैं। तो फिर शाओ ने बोलती है कि मुझसे मत डरो, लेकिन फिर भी वो बच्चे उससे डरकर उसके ऊपर बॉल्स फेंकने लगते हैं। इतने में वहाँ पर लू आ जाता है और लू ही होता है हमारे शाओ का हस्बैंड। और विंडो से एक आंटी देख रही होती है, इन सभी की बातें सुन भी रही होती है। यहाँ पर लू अपने दोनों बेटे डी और बी को बुलाता है और उन्हें डरने से मना करता है। और यहाँ पर वो शाओ पर चिल्लाता है। शाओ से बोलती है कि मुझे समझ रहा है तुम क्या बोल रहे हो, तुम जैसा सोच रहे हो मैं वैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। यहाँ पर शाओ मन में सोचती है कि लू तो पहले जैसा अभी भी हैंडसम ही है, यानी कि फ्यूचर में भी लू ठीक इसी तरह दिखता है। फिर यहाँ पर वो विंडो से देख रही आंटी अंदर आती है और फिर वो लू को शाओ के बारे में कंप्लेन करने लगती है कि जब तुम यहाँ पर नहीं थे तो फिर मैंने बच्चों को रोता हुआ सुना और वो जोर जोर से मदद भी मांग रहे थे और शाओ उन्हें चिल्ला रही थी और उनसे काम भी करवा रही थी। यहाँ पर शाओ को उस आंटी को देख के याद आता है कि ये तो वही गॉसिप वाली आंटी है जो ऑफिस में पूरा टाइम सबके बारे में ऊट पटांग बातें करती रहती है। इसके बाद में वो आंटी बोलने लगती है कि लू को देखो, लू कितना अच्छा है, आर्मी में भी टॉप 1 पर आता है वो, और तुम्हें देखो, तुम्हें तो किसी चीज की समझ ही नहीं है। यहाँ पर शाओ उस पर गुस्सा हो जाती है। फिर वो उस आंटी को वहां से जाने के लिए बोलती है। उस आंटी के वहां जाने पर लू से बोलता है कि तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो, जहाँ पर शाओ से माफी मांगती है। लू अपने दोनों बेटे डी और बी को ले जाता हुआ उससे बोलता है कि अगर एक बार फिर मैंने तुम्हें इन दोनों को मारते हुए देखा तो मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा। इसके बाद में शाओ सोचने लगती है कि आज से मैं मेरी न्यू शुरुआत करूंगी। और यहाँ पर वो गाना गाते गाते डांस करते करते अपना पूरा घर क्लीन करने लगती है और पूरा का पूरा घर साफ कर देती है। इसके बाद में यहाँ पर डी और बी को उसके डैड बोलते हैं कि तुम्हें अपनी मम्मी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। यहाँ पे वो दोनों रोने लगते हैं। इसके बाद में शाओ जब अपने आप को मिरर में देखती है तो वो डर जाती है। फिर वो बोलती है कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि लू मुझे डाइवोर्स क्यों देना चाहता है। यहाँ पर वो बोलने लगती है कि थोड़ा सा स्किन केयर और मेकअप के साथ तो मेरा फेस और भी खिल उठेगा। फिर उसके बाद में वो अपने आप को अच्छे से बनाती है, यानी कि वो अपने आप को अच्छे से रेडी करती है और थोड़ा बहुत मेकअप करती है और वो बहुत प्रिटी लगती है। फिर इसके बाद में लू शाओ को पुकारता है तो फिर शाओ बाहर निकलती है और यहाँ पर लू शाओ को देखकर शाय हो जाता है। फिर शाओ उसको पूछने लगती है कि क्यों, क्या मैं अच्छी दिख रही हूँ। तो फिर लू से हाँ बोलता है, लेकिन उससे बोलता है कि ऐसे ड्रेसेस बाहर पहनकर मत जाया करो। फिर यहाँ पर शाओ सोचने लगती है कि हाँ मुझे तो पता है इस जनरेशन में ऐसे ड्रेसेस पहनना मतलब बहुत नुकसान हो रहा। यहाँ पर वो आंटी 2 गुंडों को लेकर आती है। फिर उन्हें बोलने लगती है कि यही है शाओ का घर। फिर बाद में वो गुंडे चिल्ला चिल्ला कर शाओ को बाहर बुलाते हैं। साथ ही साथ में लू और उसके बच्चे डी और बी भी वहाँ पर आ जाते हैं। फिर उनमें से वो बड़ा वाला गुंडा उन्हें बोलता है कि तुम्हारी वाइफ ने हमसे उधार लिया था और उसने कहा था कि अगर मैंने तुम्हें ये नहीं लौटाया तो इसके बदले में तुम मेरे बच्चे को ले सकते हो। फिर बाद में शाओ को धीरे धीरे वो बात याद आने लगती है कि एक दिन मेरे इतनी बुरी थी मैं अब इस चीज को कैसे सॉर्ट करूंगी। फिर यहाँ पर वो गुंडा उस बच्चे को ले जाने लगता है, जहाँ पर वो दोनों उस बच्चे को ले जाने को नहीं देते। यहाँ पर शाओ को वो धक्का मार देता है और वो गुंडा एक बाम्बू की स्टिक से सीधा लू को अटैक करने वाला होता है, लेकिन यहाँ पर शाओ पीछे से आ जाती है, जहाँ पर वो डंडी शाओ को लग जाती है। इसके बाद में वो लोग बच्चे को शांत करते हैं। फिर यहाँ पर वापस से वो गुंडा जब मारने वाला होता है तो फिर यहाँ पर लू ही उसे किक मार देता है और ये सारी चीजें वो बकवास आंटी पीठ पीछे से देख रही होती है।
और फिर यहाँ पर लू एक एक कर उन दोनों को मजाक चखाने लगता है। फिर बाद में वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ पर वो आंटी आकर उससे बोलने लगती है कि तुम्हारी वाइफ तो बहुत बुरी है, तुम्हें इसके साथ डाइवोर्स ले लेना चाहिए। तो लू उससे बोलता है कि ये मेरे फैमिली का मैटर है और बार बार आप इसमें टांग लड़ाना तो बंद कर दो। फिर यहाँ पर वो आंटी गुस्सा हो जाती है। इसके बाद में सभी लोग घर पर बैठते हैं, जहाँ पर शाओ सबसे माफ़ी मांगती है और यहाँ पर लू गुस्सा होकर जाता है। तो शाओ को लगने लगता है कि अब तो शाओ की बैंड बज गई और लू अब तो ऐसा डाइवोर्स देकर रहेगा। लेकिन फिर लू अपने बैंक के पासबुक के साथ आता है और उसे बोलता है कि ये मेरी सेविंग्स है, तुम इनमें से अपना लोन पे कर सकती हो। यहाँ पर शाओ वो बहुत सारा पैसा देखकर सोचने लगती है कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। तो लू उसे बोलता है कि ये सारी चीज़ें मैंने अपनी सेविंग्स में से सेव की थी, तो फिर तुम इसका यूज़ कर सकती हो और बाकी के जो पैसे बचे तुम उन्हें अपने नाम पर रख लेना। यहाँ पर शाओ उससे बहुत खुश होती है और लू उसे बोलता है कि मैंने तुमसे शादी की है तो मुझे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही होगी। मैं तुम्हारे साथ अच्छा रहूँगा अगर तुम मेरे बच्चों के साथ भी अच्छी रहोगी। फिर इसके बाद में वो खाना बनाने के लिए जाता है तो शाओ उसे रोकती है और बोलती है कि मैं खाना बनाऊंगी। यहाँ पर लू तो सोच में पड़ जाता है कि आखिर कब से शाओ को खाना बनाना आने लगा। और फिर यहाँ पर शाओ अपनी कुकिंग स्किल्स सिखाने लगती है और बोलने लगती है कि अगर कभी भी किसी को इम्प्रेस करना हो तो इसको इम्प्रेस करने के लिए हमें उसका पेट को इम्प्रेस करना होगा। और यहाँ पर वो बर्गर्स, फ्राइज़ और साथ ही साथ में फ्राइड चिकन्स मंगाती है और बनाती तो इतना अच्छा है कि उसकी बहुत ज़्यादा खुशबू आने लगती है। यहाँ पर लू इन सब चीज़ों को देखकर पूछने लगता है कि आखिर ये सब क्या है। फिर बाद में शाओ से एक्सप्लेन करती है, जहाँ पे बी उसे बोलता है कि मैं तो आपका खाना नहीं खाऊंगा। तो फिर शाओ खाना खाकर बोलती है कि ठीक है मत खाओ, ये तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। फिर डी और बी दोनों के दोनों वो खाने लगते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि डी बात नहीं कर सकता। यहाँ पर लू से बताता है कि मैं उसे डॉक्टर के पास तो ले गया था, डॉक्टर ने कहा कि उसके गले में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, शायद उसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो इसलिए वो कुछ बोल नहीं सकता। इसके बाद में शाओ से कुछ बोलती नहीं है। लू से पूछता है कि क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता कि तुम किसी और के बच्चे को पाल रही हो। तो शाओ से बोलती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं इन्हें अपने बच्चे जैसा ही मानती हूँ। और मन में शाओ बोलती है कि अच्छा हुआ, स्टेप मदर होना तो बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे वो प्रेगनेंसी के पेन से बच गई और यहाँ पर मेरा हस्बैंड भी इतना अच्छा है। फिर बाद में वो अपना लोन कलेक्ट करने के लिए निकल जाती है और लू को बोलती भी है कि देखना अब से तुम्हें एक न्यू वाइफ मिलने वाली है। फिर यहाँ पर शाओ जी को देखती है और जी के साथ में कोई तो लड़की होती है। फिर यहाँ पर शाओ जी की गर्लफ्रेंड होने का नाटक करती है। यहाँ पर वो लड़की को गुस्सा आता है और उससे वो वहाँ पर तबर मारकर चली जाती है। तो जी उससे बोलता है कि मैंने तुमको कहा था ना कि पब्लिक में मुझसे बातें ना किया करो। यहाँ पर शाओ बोलती है कि बकवास बंद करो और मेरे पैसे मुझे वापस दो। यहाँ पर जी बोलता है कि तुम किस पैसों की बात कर रही हो। तो फिर शाओ को उसके हाथ में एनवेलप दिखता है तो वो एनवेलप छीन लेती है। यहाँ पर जी सबको चिल्ला चिल्लाकर बुलाता है और बोलने लगता है कि इसने मेरा पैसा चोरी किया है। यहाँ पर शाह सभी को बोलती है कि ये एनवेलप मेरे हस्बैंड का है, आप सभी लोग इस पर स्टैम्प भी देख सकते हो। तो फिर वहाँ पर एक आदमी बोलता है कि स्टैम्प कभी भी फेक नहीं होता। फिर बाद में जी बोलने लगता है मुझे ये पैसे इसने अपनी मर्जी से दिए हैं क्योंकि ये मेरे साथ रात में सोई थी। फिर यहाँ पर सभी लोग शाह को लेकर बुराइयां करने लगते हैं, लेकिन शाह सोचती है कि मैं इन्हें एक्सप्लेनेशन क्यों दूँ। तो वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जी उसे जाने ही नहीं देता और उन दोनों में हाथापाई होने लगती है। और इसी बीच वो खड़ूस आंटी आकर उन दोनों को देख लेती है और फटाक से जाकर वो लू को बताने लगती है। यहाँ पर फिर लू भाग भाग कर शाओ को बचाने के लिए आता है, लेकिन यहाँ पर तो सीन उल्टा ही होता है जहाँ पर शाओ जी को बहुत पिट रही होती है। फिर बाद में वो लू को देखते ही ऊपर उठती है और लू के बाजी में चली जाती है और बोलने लगती है कि इसने मुझसे पैसे लिए थे और अब वो वापस नहीं कर रहा। यहाँ पर जी उसे मारने आता है, लेकिन लू उसे रोक देता है और उसके पैसे वापस करने के लिए बोलता है। फिर बाद में जी को उसके पैसे वापस करने पड़ते हैं और पैसा रिटर्न करने के बाद वो वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर शाओ सोचने लगती है
कि आखिर तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता चला। फिर बाद में शाओ पीछे से उस आंटी को देखती है और बोलने लगती है कि ओह आप। वही मैं सोचूं कि लू को ये सारी बातें इतना जल्दी कैसे पता चल गई। वैसे भी थैंक यू, उसे यहाँ पर बुलाने के लिए मेरी मदद हो गई। फिर इतना बोलकर वो उन पैसों के साथ वहाँ से जाने लगती है, जहाँ पर वो आंटी बोलती है कि मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम सबक सिखा के रहूँगी। फिर यहाँ पर वो आंटी 4 बच्चों को जमा करती है और उन्हें बोलने लगती है कि नेक्स्ट टाइम से अगर तुम्हें शाओ के बच्चे दिखे डी और बी तो फिर तुम्हें उनके सामने ये गाना गाना होगा, जहाँ पर वो उन्हें ये बोलने के लिए बोलती है कि तुम्हारी मॉम एक वाइल्ड वुमन है जो किसी और के साथ रात में सोई थी। फिर बाद में वो उन्हें कैंडीज देकर वहाँ से जाने के लिए बोलती है। दूसरे डी और बी अपनी मम्मा से बाहर खेलने की परमिशन मांगते हैं और उसे पूछते हैं कि कहीं आप हमें मारोगी तो नहीं। तो फिर शाओ ने बोलती है कि डिनर के पहले वापस आ जाना और मैं तुम पर अब से हाथ नहीं उठाने वाली। इसके बाद में वो लोग खेल ही रहे होते हैं, यहाँ पर वो बच्चे आकर लड़ाई करने लगते हैं और उन दोनों को चिढ़ाने लगते हैं, जहाँ पर शाओ उनकी आवाज़ सुनकर वहीं पर आ जाती है और फिर वो उनको मारने पीटने लगती है और वो एकदम गुंडों की तरह एक चेयर पर बैठती है और बाजू में उसके डी और बी होते हैं। फिर वो उनसे माफ़ी मंगवाती है और उनसे पूछने लगती है कि आखिर तुम्हें ये सारी चीज़ें किसने सिखाई है। तो फिर वो लोग उस आंटी का नाम लेते हैं, जहाँ पर शाओ को गुस्सा आ जाता है। तो फिर वो उन सब के साथ में उस आंटी के पास जा रही होती है और चलते चलते वो एक वास में कुछ गंदी सी पॉटी भी लेकर जाती है और यहाँ पर वो उसे बाहर आने के लिए बोलती है और उस पर चिल्ला उठती है। तो फिर सभी लोग बोलने लगते हैं कि बच्चों का आपस में झगड़ना तो नॉर्मल है, इसके लिए तुम इतना बड़ा ओवर थिंकिंग का फर्ज क्यों बना रही हो। यहाँ पर शाह सबको बोलती है कि बच्चे लड़ाई करते हैं वो ठीक है, लेकिन ये बूढ़ी औरत न जाने सबको क्या गंदा गंदा सिखा रही है। तो फिर बाद में वो आंटी बोलती है कि तुम तो करती हो, मैंने तो बस उन्हें बताया है, तो इसने बुरा किया है। यहाँ पर फिर सभी के पेरेंट्स गुस्सा हो जाते हैं। यहाँ पर शाह उसको एक थप्पड़ मारती है और बोलती है कि अगली बार से अगर मेरे बारे में कुछ भी रूमर्स फैलाया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। यहाँ पर वो आंटी को गुस्सा आता है, तो जैसे ही वो उसे मारने के लिए जाती है वो नीचे गिर जाती है। फिर शाह वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर सभी लोग उसे चिल्लाने लगते हैं। यहाँ पर शाह एकदम सुपर मॉम की तरह कुशन पर बैठी होती है और उसका बच्चा उसे बोल रहा होता है कि आप तो कितनी कूल लग रही थी, आज से आप हमारी रोल मॉडल हो। और यहाँ पर वो बोलने लगती है कि तुम दोनों कितने प्यारे हो। इतने में ही वहाँ पर लुआ यहाँ पर शाओ बहुत जोर जोर से चीज़ें पटक कर घर की साफ सफाई कर रही होती है और लू भी उसका पीछे पीछे उसका साथ देता रहता है। और यहाँ पर दोनों बच्चे उन दोनों को इस तरह देखकर तंग आ जाते हैं। फिर शाओ चेयर पर खड़ी होकर कबर्ड के ऊपर से एक बुक निकाल रही होती है। इतने में ही उसका पैर फिसल जाता है और यहाँ पर लू उसे बचा लेता है, जहाँ पर शाओ को लू का चेस्ट दिखाई देता है और उसे देखकर तो वो लगती है कि कितना ज़्यादा हैंडसम और हॉट है। यहाँ पर फिर शाओ गुस्सा होकर अंदर चली जाती है। दूसरी ओर डी और बी अपने डैड को समझा रहे होते हैं कि किस तरह से वो उसकी मॉम का दिल जल सकते हैं, क्योंकि उसने ये बोला कि अगर डैड आपने मॉम को नहीं समझाया तो फिर आप देख लो, क्योंकि हम तीनों की खुशी मॉम में ही बसी है और हम आपको छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पर फिर रात हो जाती है। तो फिर शाओ और लू यहाँ पर वो दोनों साथ में सो रहे होते हैं। तो शाओ सोच रही होती है कि आखिर वो उसके पास कैसे जाए। यहाँ पर लू शाओ से माफ़ी मांगता है और उसे बोलता है कि नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसा नहीं करूँगा। यहाँ पर शाओ लू को किस ही करने वाली होती है कि इतने में भी आ जाता है और उसे बोलने लगता है कि मम्मा मुझे वॉशरूम जाना है और उन दोनों की किस यहीं पर अटक जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट डे बी अपनी मॉम को पूछता है कि आपने डैड को फॉरगिव कर दिया, जहाँ पर शाओ सोचने लगती है। यहाँ पर शाओ से बोलती है कि तुम्हारे डैडी का फेस इतना प्रिटी है कि मुझे उसे माफ़ी करना पड़ा। फिर यहाँ पर शाओ लू को किसी से बात करते हुए देखती है, जहाँ पर लू शाओ से बोलता है कि ये मेरे बचपन की फ्रेंड शिन है और मेरे डैड और शिन के फ्रेंड बहुत ज़्यादा क्लोज है। यहाँ पर बी आकर उसके ड्रेस को छूने लगता है। तो फिर यहाँ पर शिन गुस्सा होकर बोलती है कि तुमने मेरे कपड़े को गंदा कर दिया, मुझसे दूर हो जाओ। यहाँ पर लू से बोलता है कि ये मेरा बेटा है। तो फिर शिन माफ़ी मांगने लगती है। फिर शाओ और लू वहाँ से जाने लगते हैं।
तो फिर शीन उसे बोलती है कि मैं इस हॉस्पिटल वाले यूनिट में ट्रांसफ़र हुई हूँ, तो फिर तुम्हें एक हेल्थ वाले सेंटर पर आना होगा क्योंकि हम लोग एक सोशल इवेंट कर रहे हैं। तो फिर लू उसे हाँ बोलकर वहाँ से चला जाता है। बाद में शीन शाओ को बोलती है कि तुम वहाँ पर मत आना, मैंने सुना है तुम्हारी रेपुटेशन बहुत ख़राब है। तो फिर शाओ से बोलती है कि मेरी रेपुटेशन ख़राब है ना, लेकिन मैं बेशर्म नहीं हूँ किसी और के जैसी। और इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और यहाँ पर शीन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे पीठ पीछे गाउठी करके बोलती है। घर पर आने के बाद लू शाओ से पूछता है कि क्या तुम मुझसे नाराज हो कि मैंने एक लड़की से बात की। तो शाओ से बोलती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कुछ लिस्ट दूंगी, तुम वो सारे प्रोडक्ट्स लेकर आना। लू यहाँ पर पूछता है कि तुम मेकअप के सामान क्यों मंगा रही हो। तो शाओ से बोलती है कि इवेंट पे मुझे भी तो जाना है और एक बहुत धमाका सा कमबैक देना है, जहाँ पर वो इवेंट वाला दिन आ ही जाता है और सभी आंटियाँ चर्चा कर रही होती है कि यहाँ पर कितना अच्छा इवेंट होने वाला है। फिर वहाँ पर शीन आती है, तो फिर वो आंटी शीन के बारे में बताती है कि हमारी पुराने डायरेक्टर की बेटी है जो इस वार्ड में शिफ्ट हुई है। फिर यहाँ पर सभी आंटियाँ शीन की ब्यूटी के बारे में तारीफ करने लगती है और वो नकचिड़ी आंटी शीन के बारे में बताती है कि शीन और लू बचपन से फ्रेंड्स थे और बहुत क्लोज थे, लेकिन शाओ ने आकर शीन को लू से छीन लिया। इसके बाद में वो और भी बातें और बुराइयां करने लगते हैं। इतने में ही लू आ जाता है जो शाओ के साथ आया होता है और यहाँ पर लू के फ्रेंड्स आ जाते हैं जो बोलने लगते हैं कि तुम्हारे पास इतनी ब्यूटीफुल फ्रेंड है और कभी तुमने मुझे इनसे इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया। यहाँ पर लू गुस्से में आकर अपने फ्रेंड को लात मारता है और बोलने लगता है कि गधो, ये तुम्हारी भाभी है। इसके बाद में वो लोग उनसे माफ़ी मांगते हैं। फिर यहाँ पर शाओ उनके पास जाकर खड़ी हो जाती है जहाँ पर आंटियाँ उसे चिढ़ा रही होती है और शीन भी भला बुरा बोलती है। तो फिर शाओ से मुँह पर बोल देती है कि कम से कम मैं किसी और के पति को छीन तो नहीं रही हूँ ना। और यहाँ पर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि एक फॉरेन से क्लाइंट आया होता है जो रशिया से आया है और सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं उसे देखकर कि बाहर वाला इंसान हमारे गांव में आया है। यहाँ पर शीन शाओ को बोलती है कि तुमने तो कभी फॉरेनर को देखा ही नहीं होगा क्योंकि तुम तो एकदम गावटी हो, मैं तो कितनी बार फॉरेन जाकर भी आई हूँ। फिर वो आंटी शीन की तारीफ करने लगती है और बोलने लगती है कि तुम तो कितनी पढ़ी लिखी हो और ये तो एकदम गवार सी है। फिर बाद में वो ट्रांसलेटर जो रशियन से चाइना में भाषा ट्रांसलेट करने वाला था वो वहाँ पर नहीं आया होता है क्योंकि वो ट्रैफिक में होता है। फिर सभी लोग यहाँ पर तंग आ जाते हैं और परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये प्रोजेक्ट कैसे पूरा होगा। तो फिर शाओ बोलती है कि मैं इनसे बात करने का कोशिश कर सकती हूँ। यहाँ पर लू से बोलता है कि प्लीज़ मजाक करना बंद करो। तो शाओ बोलती है कि मैं सीरियस हूँ। यहाँ पर वो आंटी भी उसे चिढ़ाने लगती है और शीन भी उसे बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है एक टीवी देखकर तुम रशियन लैंग्वेज सीख जाओगी, तुम्हें तो चाइनीज लिखने भी नहीं आता। यहाँ पर शाओ से बोलती है कि ठीक है तो एक काम करो, तुम ही बात कर लो क्योंकि तुम तो फॉरेन में भी गई हो। यहाँ पर शीन मन में सोचती है कि किसी को भी फॉरेन की भाषा आती ही नहीं होगी तो किसी को कुछ समझ में भी नहीं आएगा। तो फिर वो हाँ बोल देती है। यहाँ पर शीन उससे इंग्लिश में बात करने लगती है तो फिर वो क्लाइंट गुस्सा हो जाता है। फिर यहाँ पर शाओ बात करती है और सभी को लगने लगता है कि शाओ बस ऐसे झूठ मूठ का बोल रही है जहाँ पर उस क्लाइंट को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन असल में शाओ बहुत अच्छे से रशियन बात कर रही होती है और क्लाइंट भी उसके साथ अच्छे से बात कर रहा था। इतने में ही वो ट्रांसलेटर वहाँ पर आ जाती है जहाँ पे वो बोलने लगती है कि क्लाइंट ने डील क्लोज कर ली है और क्लाइंट को बहुत अच्छा लगा है शाओ से बात कर। और ये सुनकर वहाँ पर सभी लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा होता कि शाओ को रशियन आती है। फिर बाद में उसके सभी दोस्त उसे थैंक यू बोलते हैं और कहने लगते हैं कि तुम तो बहुत लकी हो, तुम्हें इतनी अच्छी वाइफ जो मिली है। यहाँ पर लू सोच में पड़ जाता है कि तुम कुकिंग भी करने लगी, घर भी साफ करने लगी, तुम्हें रशियन लैंग्वेज आती है, साथ में बिजनेस टैक्टिक्स भी, आखिर तुम हो कौन और तुम इतनी चेंज कैसे हो गई। इसके बाद में वो क्लाइंट शाओ को डांस करने के लिए बोलता है या फिर गाना गाने के लिए। यहाँ पर लू शाओ को बोलता है कि अगर तुम्हें गाना नहीं गाना तो तुम मना कर सकती हो, लेकिन शाओ से बोलती है कि क्यों ना मैं गाना गाऊं, मुझे अच्छा लगेगा।
और यहाँ पर शाव बहुत सुरीली आवाज़ में गाना गाने लगती है, जहाँ पे सभी लोग उसे चीयर करते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं। और यहाँ पर शीन जेलस होने लगती है। दूसरी ओर वो लोग जब घर जाते हैं तो शाव ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया होता है, जहाँ पर शाव लू को बोल रही होती है कि तुम कितने हैंडसम हो, और फिर वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है और इसी चक्कर में उन दोनों की किस हो जाती है। यहाँ पर लू से अपने डाउट्स पूछने लगता है, जहाँ पर शाव को तो लगता है कि अब तो वो गई और उसे सारी सच्चाई पता चल गई हो, लेकिन लू से बोलता है कि भले तुम फ्यूचर से हो या फिर पास से, तुम मेरी वाइफ हो और तुम्हारा ध्यान रखना मेरा फर्ज बनता है। फिर यहाँ पर शाह सभी अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी होती है जो उसके नेबर्स होते हैं, और वो उसकी सिंगिंग की तारीफ कर रहे होते हैं, साथ ही साथ उसके बिजनेस टैलेंट की भी और उसके कपड़ों की भी। शाह यहाँ पर उनको बोलती है कि कल मेरे बच्चे का बर्थडे है तो तुम सब जरूर आना, मैं एक हॉट पॉट रेडी करूंगी। यहाँ पर लोगों को हॉट पॉट के बारे में पता नहीं होता और पीठ पीछे वो आंटी और शीन उसकी बातें सुन रहे होते हैं, और शीन उस आंटी को बढ़ा चढ़ाकर बोलने लगती है कि देख रही हो, धीरे धीरे करके शाह तुम्हारी जगह ले लेगी, फिर बाद में कोई भी तुम्हें वैल्यू नहीं करेगा और सिर्फ शाह के बारे में बातें करेगा और तुम्हें लोग भूल भी जाएंगे। तो फिर वो आंटी बोलती है कि मैं ऐसा होने से रोकूंगी। इसके बाद में वो आंटी देखती है कि लू अपने घर से बाहर निकल रहा है। यहाँ पर वो आंटी विंडो से शाह को पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे बेटे के बर्थडे में आ सकती हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प भी करूंगी। जहाँ पर शाह से अपने किचन में आने देती है, तो शाह जैसे वहाँ से जाती है वो आंटी उसमें कुछ मिलाने लगती है और फिर शाह आती है तो वो डर जाती है। फिर फटाक से बाहर निकलकर वो उस मेडिसिन की डिब्बी को उधर ही फेंक देती है जहाँ पर उसके बच्चे खेल रहे होते हैं और उस डिब्बी को ले लेते हैं। यहाँ पर शाह हॉट पॉट रेडी कर आ जाती है, जहाँ पर सभी लोग सोचने लगते हैं कि आखिर वो लोग ये कैसे खाएंगे। तो शाह उन्हें बताती है कि आखिर तुम्हें ये कैसे खाना है, जहाँ पर एक आदमी जब वो ट्राई करता है तो उसे वो बहुत डिलीशियस लगता है। और यहाँ पर फिर लू वो केक लेकर आता है, जहाँ पर सभी लोग उसके बच्चे को हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। यहाँ पर वो आंटी जानबूझकर खाना नहीं खा रही होती। इसके बाद में शीन एक ट्रांसफॉर्मर्स वाला टॉय लेकर आती है और बोलने लगती है कि केक से ज़्यादा बच्चों को ये पसंद आएगा। यहाँ की आंटियाँ उसे बोलने लगती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही अनोइंग नहीं हो, लगता है तुम शाह की जगह लेने की कोशिश कर रही हो। यहाँ पर लू शीन को वापस भेजता है, लेकिन शीन वहीं होती है और वो बी को वो ट्रांसफॉर्मर्स वाला टॉय देती है, लेकिन भी उसे गिरा देता है। यहाँ पर शीन शाह को बोलती है कि लगता है यही सब तुमने इन्हें सिखाया है। तो फिर शाह से बोलती है कि क्यों नहीं, बच्चों को भी पता है कि तुम कितनी अनोइंग हो। इतने में ही शीन सबको बोलती है कि बहुत बड़ा डिजास्टर होने वाला है, याद रखना। और फिर अचानक से सभी लोग उल्टी करने लगते हैं और उनके पेट में दर्द होने लगता है, जहाँ पर वो आंटी चिल्लाकर बोलती है कि शाह ने इस खाने में कुछ तो मिलाया है जिस वजह से ये सब हो रहा है, और शीन ने तो पुलिस को भी बुला लिया था। यहाँ पर लू पुलिस ऑफिसर्स को बोलता है कि बिना प्रूफ के आप कुछ नहीं कर सकते, तो फिर आप किचन में जाके छानबीन कर सकते हैं, आपको सारी सच्चाई पता चल जाएगी। जहाँ पे उन्हें एक पाउडर के अंदर बहुत सारा मैग्नीशियम मिलता है। तो फिर बाहर आकर वो लोग शाह को गिरफ्तार कर लेते हैं और बोलने लगते हैं कि इसी ने इसमें मैग्नीशियम मिलाया है। यहाँ पर पुलिस उन्हें लेकर जा रही होती है और इतने में ही डी बोलने लगता है। लू तो शॉक हो जाता है कि डी बोल सकता है, और डी अपने पॉकेट में से वो बॉटल निकालता है और बोलने लगता है कि ये बॉटल उन्होंने यहाँ पर फेंका और मॉम को अक्यूज किया। यहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर पूछता है कि आखिर ये बॉटल कौन फेंक के गया, तो फिर डी उन्हें बताता है कि ये बॉटल उस आंटी ने फेंका है। यहाँ पर वो आंटी ना तो बोलती है, लेकिन ऑफिसर उसका बिल लेकर आ जाते हैं और उस बिल पर नाम लिखा होता है उस आंटी का, जहाँ पर ऑफिसर को समझ आ जाता है कि ये सब उसने ही किया है। तो फिर ऑफिसर उस आंटी को पकड़ लेते हैं, जहाँ पे वो आंटी अपना सर खो बैठती है और चिल्ला कर शीन को बोलने लगती है कि मुझे बचा लो बचा लो। यहाँ पर शाह को डाउट जाता है कि ये सब तो तुम्हें नहीं पता होगा कि मैग्नीशियम में पॉइजन होता है, तो शायद शीन ने तुम्हें ये सब दिया हो। यहाँ पर लू को भी शक होने लगता है, जहाँ पर शीन साफ मना कर देती है। इतने में ही वो आंटी अपना मुंह खोलने लगती है, तो फिर शीन उन्हें बोलती है कि अगर तुमने अपना मुंह खोला तो मैं तुम्हारे हस्बैंड को सब कुछ बता दूंगी। फिर यहाँ पर वो आंटी अपना मुंह बंद रखती है। शाह उससे पूछती तो है कि तुम अभी कुछ तो बोल रही थी, बोलो उस चीज को, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ पर वो आंटी कुछ बोलती ही नहीं है
और शाओ को पता होता है कि ये सब शीन ने ही किया है, क्योंकि शीन को ही हॉस्पिटल के सामान के बारे में पता होता है। यहाँ पर उन दोनों में हाथापाई होने लगती है, जहाँ पर शाओ को धक्का लग जाता है और शाओ बेहोश हो जाती है। फिर बाद में लू चिल्लाकर एम्बुलेंस को बुलाने के लिए बोलता है। इतने में ही वो लोग हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं, जहाँ पर लू बहुत ज़्यादा टेंस्ड होता है। यहाँ पर डॉक्टर शाओ को वेंटिलेटर पर लेकर आता है, जिस पर उसका मुंह ढका होता है। तो लू को डर लगने लगता है कि कहीं शाओ को कुछ हो तो नहीं गया, तो वो चिल्लाने लगता है। जहाँ पर शाओ वो बेडशीट हटाकर बोलती है कि तुम कितना आवाज़ करते हो। यहाँ पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि शाओ बेहोश हो गई थी क्योंकि उसे चोट लगी थी, तो उसे बस थोड़ा सा आराम करने की ज़रूरत है। यहाँ पर उसका बेटा बोलने लगता है, तो शाओ डॉक्टर को उसको चेक करने के लिए बोलती है, और डॉक्टर भी उसे बोलती है कि ये तो साइंस का मिरेकल है कि आपका बेटा वापस बात करने लगा। इसके बाद में शाओ मन में सोचती है कि मैंने बहुत टाइम से लू को टच नहीं किया है, ना ही उसका हाथ पकड़ा है, और आज फिर से मुझे बच्चों के साथ सोना पड़ेगा। यहाँ पर बी उस नर्स को बोलता है कि क्या आप हमारे साथ सो सकती हो। यहाँ पर लू उस बच्चे को अपने नर्स को परेशान करने के लिए ना बोलता है, लेकिन नर्स उसे लेकर चली जाती है। यहाँ पर बी अपनी मम्मा को एक आंख मारता है, यानी कि उसे सिग्नल मिला। इसके बाद में शाओ लू को अपने पास बुलाती है, जहाँ पर वो उसे बोलती है कि मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, और वो जैसे ही लू नीचे आता है तो उसे गालों पर किस कर देती है। और यहाँ पर लू बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है और बोलने लगता है कि मैं फेस वॉश करके आता हूँ। इसके बाद में जब वो फेस वॉश करके आता है तो फिर वो शाओ को पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ खाने के लिए चाहिए, तो शाओ ना बोलती है। तो क्या पीने के लिए चाहिए, तो शाओ वापस ना बोलती है। इसके बाद में वो बैठ जाता है, जहाँ पर शाओ से बोलती है कि मुझे कपड़े चेंज करने हैं, मेरे कपड़ों में से स्मेल आ रही है। तो फिर लू उसे अपना ही शर्ट निकाल कर देता है, और शर्ट निकालते वक्त शाओ तो उसे घूर ही जा रही थी, और उसकी आंखें लू से मानो हट ही नहीं रही थी, क्योंकि लू की बॉडी ही ऐसी है। यहाँ पर शाओ की नाक से खून आने लगता है, लेकिन लू को वो टेंशन लेने से मना करती है। इसके बाद में वो लोग सो रहे हैं, तो फिर शाओ लू से बात करने लगती है, और यहाँ पर वो उसे हक करके सो जाती है। इसके बाद में जैसे ही वो लोग सुबह उठते हैं तो वो लोग कपड़ों में नहीं होते, और उनके नेबर्स वहाँ पर उनके पास आते हैं और उन्हें देखकर भाग जाते हैं। फिर फटाफट से वो लोग कपड़े पहनते हैं। फिर यहाँ पर उसके नेबर्स आ जाते हैं, जो उसके लिए फ्रूट्स भी लेकर आए होते हैं। इतने में ही वहाँ पर उस आंटी का हस्बैंड आता है, और वो उन सबसे माफ़ी मांगने लगता है और बोलने लगता है कि मेरा बेटा अपनी मॉम के बिना नहीं रह सकता, प्लीज़ उसे वापस ला दो। यहाँ पे सभी नेबर्स बोलने लगते हैं कि तुम्हारी वाइफ ने ऐसा काम किया है तो तुम्हारे बेटों को भी उसकी सज़ा भुगतनी होगी। यहाँ पर शाह सभी को बोलती है कि उसके बेटे ने कोई गलती नहीं की है, तो मैं अपना केस वापस ले लूँगी। और यहाँ पर लू सोचने लगता है कि शाह कितनी अच्छी और काइंड हार्टेड वुमन है। फिर सबके जाने के बाद जब शाओ अपना पैकिंग कर रही होती है, वहाँ पर शीन आ जाती है, और यहाँ पर शाओ और शीन का झगड़ा होने लगता है, जहाँ पर शीन उसे बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, जल्दी तुम्हारा डिवोर्स हो जाएगा, क्योंकि तुम एक डस्टबिन जैसी थ्रैश हो। यहाँ पर शाओ से बोलती है अगर ऐसा ही होता तो फिर लू तुमसे शादी करता, मुझसे नहीं। यहाँ पर शीन उसे थप्पड़ मारने वाली होती है, लेकिन शाओ पलटकर उसे थप्पड़ मार देती है। इतने में ही लू वहाँ पर आ जाता है, तो फिर शीन लू का हाथ पकड़कर बोलने लगती है कि मैं तो बस यहाँ पर इसे देखने आई थी और इसने तो मुझे मारा। तो फिर लू गुस्से में होकर उसे बाहर निकलने के लिए बोलता है, और शीन भी बोलती है कि देखा वो तुम्हें बाहर जाने के लिए बोल रहा है, और शाओ यहाँ पर हंसने लगती है। तो लू बोलता है कि मैं शाओ को नहीं बल्कि तुम्हें बाहर निकलने के लिए बोल रहा हूँ। यहाँ पर फिर शीन गुस्से में आकर घर चली जाती है, और घर जाते ही बच्चों की तरह वो अपने मॉम डैड को कंप्लेन करने लगती है, और यहाँ पर वो उसे बोलती भी है कि आपको पता नहीं है शाओ कितनी बुरी है, उसका कहीं बाहर अफेयर चल रहा है, मुझे उसके दोनों पोते के लिए बहुत फिक्र है। बाद में शीन अपने मॉम डैड को वहाँ पर प्रूफ दिखाने के लिए लाती है, जहाँ पर जी एक लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है, और वहाँ पर उस लड़की का बैग दिख रहा होता है, जहाँ पर शीन उनको बोलती है कि यही शाओ है। फिर उसके मॉम डैड गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ पर शीन उन दोनों को पैसे देती है अच्छे से एक्टिंग करने के लिए, और ये सारी चीजें शाओ देख लेती है। शाओ उसके पास जाने ही वाली होती है कि इतने में ही वहाँ पर उस गांव का प्रेसिडेंट आ जाता है और बोलने लगता है कि क्या तुम ट्रांसलेशन डॉक्यूमेंट्स में काम करोगी। तो शाओ से बोलती है कि मेरे बच्चे हैं, तुम्हें काम पर नहीं आ सकती। यहाँ पर वो उसे बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें वर्क फ्रॉम होम करना होगा और सैलरी भी अच्छी खासी है। तो फिर शाओ मान जाती है। फिर शाओ वापस से शीन को और जी को ढूंढती है, लेकिन वो लोग वहाँ से भाग गए होते हैं।
और यहाँ पर शाह अपनी नई वाली जॉब को लेके बहुत खुश होती है और उसे लगने लगता है कि अब मैं एक बार फिर से पहले की तरह काम करने लगूंगी और अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जीऊंगी। यहाँ पर वो अंकल और आंटी बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर आंटी उन्हें बोलती है कि हमारे एनिवर्सरी के दिन हम उन्हें बुलाएंगे और उनका डाइवोर्स करवा देंगे। यहाँ पर अंकल अपनी वाइफ को काम डाउन करते हैं और बोलते हैं कि तुम पानी पियो और टेंशन मत लो, हम ज़रूर ऐसा करेंगे। यहाँ पर वो अंकल जब मार्केट जा रहा होता है तो एक साइकिल वाला उसे टकरा जाता है और वो नीचे गिरकर रोने लगता है कि तुमने मेरा पैर तोड़ दिया, अब तुम पैसे दो। जहाँ पर उस अंकल को ना चाहते हुए भी उस बंदे को पैसे देने पड़ते हैं। तो वो जैसे ही पैसे देने लगती है तो फिर शाह उन्हें रोकती है और बोलने लगती है कि आपको इसे पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पर शाह उस लड़के के ऊपर साइकिल चढ़ाने ही वाली होती है कि वो लड़का अचानक से उठ जाता है। फिर सभी लोग उसे चलता देख शॉक हो जाते हैं क्योंकि उसके पैर में तो चोट लगी होती है ना। यहाँ पर सभी लोग शाह को थैंक यू बोलते हैं क्योंकि अगर वो यहाँ पर नहीं होती तो सभी लोग यहाँ पर उल्लू बन जाते। इसके बाद में वो अंकल उसे मीट देते हैं लेकिन शाह उस मीट को लेने से मना कर देती है। यहाँ पर वो अंकल शाह को देखकर सोचते हैं कि काश मेरी डॉटर इन लॉ भी ठीक ऐसी ही होती। इसके बाद में शाह अपने घर पर होती है जहाँ पर वो बच्चों को सुला रही होती है स्टोरी सुनाकर। इसके बाद में वो लू के बाथरूम के साइड जाती है और कांच से बहुत अच्छी तरीके से लू को नहाते हुए देखती है और गलती से उसका पैर एक कांच के बॉटल पर पड़ जाता है। तो फिर लू पूछता है कि वहाँ पर कौन है और इतनी में शाह वहाँ से भाग जाती है। फिर वो बोलने लगती है कि मुझे आज तो लू को सेड्यूस करना ही होगा और अपना मिशन सक्सेसफुल करना होगा। यहाँ पर लू आ जाता है नहाकर, जहाँ पर शाह उसे चीज़ें बोलती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि अब मैं ठीक हो चुकी हूँ तो फिर हम रात स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पर लू बहुत घबरा जाता है और उसके हाथ से चीजें नीचे गिर जाती है। फिर यहाँ पर शाह लू को किस करने लगती है और लाइट बंद कर देती है। फिर जैसे ही वो लोग कपड़े निकालने लगते हैं तो फिर लू उसको बोलता है कि क्या तुम श्योर हो कि हमें ये सब करना चाहिए। यहाँ पर शाह से बोलने लगती है कि क्यों तुम मर्द नहीं हो क्या। यहाँ पर लू की ईगो को हर्ट होता है तो फिर उसको किस करने लगता है और उनमें मेक आउट होने लगता है। लेकिन अचानक से शाह का पेट दर्द होने लगता है जहाँ पे लू डर जाता है। फिर बाद में शाह से बोलती है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास पीरियड्स आए हैं। तो फिर जेंटलमैन लू फटाक से उठकर उसके लिए शुगर सिरप लाता है और बोलता है कि इससे तुम्हारे पेट को आराम मिलेगा और तुम्हें क्रैम्प्स भी कम आएंगे। यहाँ पर शाह उसका जेस्चर देखकर बहुत खुश होती है। फिर बाद में वो उससे बोलता है कि कल मेरी मॉम का बर्थडे है और वो चाहती है कि हम अपने बच्चों के साथ वहाँ पर जाएं। तो फिर शाह से पूछती है कि आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो लू से बोलता है कि प्रॉब्लम ये है कि मेरी मॉम हमारी शादी के लिए कभी रेडी ही नहीं थी, तो फिर मुझे लगता है कि कहीं कुछ सीन ना हो जाए। यहाँ पर शाह से बोलती है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मॉम को यूँ इम्प्रेस कर दूंगी। फिर इसके बाद में शाह जब जा रही होती है तो वो अपने नेबर्स को एक मशरूम सेल करते हुए देखती है जो एक आदमी को सेल करने वाले थे। तो शाह तो बोलने लगती है मन में कि ये तो बहुत महंगे में बिकेंगे लेकिन वो एजेंट इन्हें लूट लेगा। तो फिर शाह उनके साथ जाती है जहाँ पे वो इसका प्राइस 3000 बोलती है। तो उसके फ्रेंड्स उसे बोलते हैं कि हम तो बस 10 रुपए में इसे बेच देते हैं। यहाँ पर वो उसे बोलती है कि तुम लोग टेंशन मत लो, बस मुझे देखते जाओ। यहाँ पर वो बंदा उसे बोलता है कि नहीं नहीं ये कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है, 20 रुपए दूंगा। तो फिर वो उसे बोलने लगती है कि मैं 3000 से 1 रुपया ऊपर नहीं लूंगी और ना ही नीचे, क्योंकि मुझे पता है कि तुम बाद में जाकर इसे सेल करोगे तो तुम्हें 10,000 मिलेगा। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुमसे 5,000 लूं? यहाँ पे वो लड़का फटाक से उसे 3,000 दे देता है और उसके सभी फ्रेंड्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर इसके बाद में हम शीन को लू की मॉम के साथ में देखते हैं जो उसे चिपकी हुई थी और यहाँ पर उसकी मॉम बोलने लगती है कि काश मुझे तुम्हारी जैसी बहू मिली होती। इतने में वहाँ पर शाह और लू आ जाते हैं जहाँ पर उसकी मॉम उन दोनों को लेकर गुस्सा होने लगती है और बड़ा बुरा बोलने लगती है और कहने लगती है कि ये औरत तुम्हारी फैमिली को बिगाड़ कर रख देगी। फिर यहाँ पर उन सब में झगड़ा होने लगता है जहाँ पे लू गुस्सा होकर शाह को लेकर जाने लगता है। इतनी में ही वहाँ पर उसके डैड आते हैं और पूछने लगते हैं आखिर क्या हुआ है। लू अपने डैड को बोलता है कि ये मेरी वाइफ शाह है और यहाँ पर उसका डैड शाह को देखकर बहुत खुश हो जाता है
क्योंकि उन्हें याद आता है कि ये तो वही लड़की थी जिसने मार्केट में मेरी हेल्प की थी। तो फिर वो उन सबको बैठने के लिए बोलता है। बैठने के बाद में वो अपनी वाइफ को वो सारा इंसिडेंट के बारे में याद दिलाता है। यहाँ पर उसकी वाइफ बोलने लगती है कि इसने जो पीठ पीछे कांड किया है उसका क्या। यहाँ पर वो उसे बोलता है कि ये सारी चीजें हम लू और शाओ पर छोड़ देते हैं, वो लोग अपना मैटर डिस्कस कर लेंगे। और यहाँ पर उसका डैड बोलता है कि मैं मार्केट में उस दिन होप भी कर रहा था कि काश तुम्हारे जैसी मेरी कोई डॉटर इन लॉ हो, और फाइनली मुझे मेरी डॉटर इन लॉ मिल गई है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इसके बाद में शीन बोलने लगती है कि डैड का बर्थडे है आज और इनकी एनिवर्सरी है, तो तुमने उनके लिए क्या लाया है। यहाँ पर शाओ अपना गिफ्ट दिखाती है जिसमें बहुत प्रीशियस रेडिश और मशरूम होते हैं, लेकिन उनको ये मामूली सा रेडिश और मशरूम लगता है, तो फिर वो उस पर हंसने लगती है। यहाँ पर उसका डैड बोलता है कि गिफ्ट के भाव नहीं देखते बल्कि भावनाएं देखते हैं। यहाँ पर शीन बोलने लगती है कि नहीं, गिफ्ट जितना अच्छा होगा उतना हमें दिखाई देता है कि हम इंसान की कितनी फिक्र करते हैं। तो फिर शाओ से बोलती है कि लगता है तुम्हें बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, तो क्यों ना तुम अपना गिफ्ट हमें बता दो। शीन यहाँ पर बोलती है कि हमारे पार्टी में आउटसाइडर्स अलाउ नहीं है। तो फिर शाओ से मुंह तोड़ जवाब देकर बोलती है तो तुम यहाँ पर कैसे आई, क्योंकि ये तो मेरी फैमिली है, तुम तो फैमिली के बाहर से हो। फिर यहाँ पर शीन को गुस्सा आ जाता है। फिर बाद में शीन अपना गिफ्ट दिखाती है जिसमें वो कॉफी बीन्स लाई होती है, और यहाँ पर ये लोग कॉफी बीन्स को खाते हैं जो उन्हें बहुत कड़वा लगता है। तो उसकी माँ बोलती है कि कहीं ये खराब तो नहीं हो गया ना। फिर शाओ हंसने लगती है और फिर शीन को गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है कि तुम हंस क्यों रही हो। तो फिर शाओ बोलती है कि इसे खाया नहीं बल्कि पिया जाता है। तो शीन बोलती है कि तुम तो गवार हो, तुमने कभी इसे देखा भी है क्या। बाद में उसके डैड शाओ को बोलते हैं कि शाओ अगर तुम्हें पता हो तो प्लीज हमें बताओ इसे कैसे बनाते हैं। जहाँ पर शाओ कॉफी बीन्स को पहले कुचलती है और फिल्टर कर कर कॉफी बनाती है, और यहाँ पर वो उन्हें कॉफी पीने के लिए देती है, जहाँ पर सभी को उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो फिर शीन बोलने लगती है कि मेरा ही तो गिफ्ट है, और शीन जानबूझकर शाओ का गिफ्ट गिरा देती है। शाओ यहाँ पर गुस्सा हो जाती है और उसे पिटने ही वाली होती है। इतने में ही वहाँ पर लू के डैड का फ्रेंड आता है जो उससे एनिवर्सरी और बर्थडे की विशेष देता है, और वो नीचे पड़े हुए रेडिश और मशरूम्स को देखता है। और यहाँ पर वो अंकल उस हर्ब्स के बारे में बातें करने लगता है और उसे बोलने लगता है कि आखिर तुम्हें ये सब कहाँ से मिला, ये तो बहुत महंगे मिलते हैं। और यहाँ पर वो लोग उसका रेट देखकर शॉक हो जाते हैं। फिर वो बोलता है कि ये चीज़ें मिलना बहुत मुश्किल है, और अगर हम उसे लेने भी जाएंगे तो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। यहाँ पर उसका डैड अपने फ्रेंड को थैंक यू बोलकर वहाँ से जाने के लिए बोलता है। इसके बाद में शाओ शीन को बोलती है कि चलो अब मेरे पैसे वापस करो, जहाँ पे शीन को गुस्सा आ जाता है क्योंकि इतने सारे पैसे तो शीन के पास भी नहीं होते। तो फिर शीन उसे बोलती है कि ठीक है, मैं मेरी सैलरी में से तुम्हें पैसे दे दिया करूंगी। तो फिर शाओ को बोलती है कि एवरी मंथ इसके घर जाकर सैलरी लेना मत भूलना, हमारे पास अब एक और इनकम आ गया है। फिर सभी लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। इसके बाद में खाना खाते खाते उसकी मॉम बोलती है कि खाना खत्म होने के बाद मैं शाओ के घर जाने वाली हूँ डी और बी से मिलने के लिए। यहाँ पर फिर उसकी ग्रैंडमा डी और बी से मिलने आती है और उनके लिए स्नैक्स भी लेकर आती है, और उसके साथ साथ शीन भी होती है। तो फिर डी और बी शीन को बोलने लगते हैं कि गंदी वुमेन यहाँ से चली जाओ। तो फिर उसकी ग्रैंडमा से बोलती है कि ये लोग क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे शीन उसे बढ़ा चढ़ा कर बोलने लगती है कि ये सारी चीजें शाओ ने अपने बच्चों को सिखाई है, कितनी ज्यादा खराब इंसान है ये, एक बच्चे को कोई ये सब कैसे बोल सकता है। शाओ यहाँ पर बोलती है कि मैंने बच्चों को अपने आप से कुछ नहीं सिखाया है, बच्चे जो देखते हैं वही बोलते हैं, तो उन्हें समझ आ रहा होगा कि तुम कैसी हो। यहाँ पर डी और बी मिलकर बोलने लगते हैं कि तुम गंदी वुमन हो, तुम हमारे डैड को हमारी मॉम से छीनना चाहती हो, निकल जाओ यहाँ से। फिर इसके बाद में उसकी ग्रैंडमा गुस्सा हो जाती है। इतने में ही डी को खांसी आने लगती है। तो फिर बी बताता है कि डी के गले में एक खजूर अटक गया है और वो बाहर ही नहीं आ रहा। यहाँ पर शाओ उसे निकालने वाले की मदद करने वाली होती है, लेकिन उसकी ग्रैंडमा उसे वहाँ से हटने के लिए बोलती है और कहती है कि क्या तुम बच्चे की जान लेकर रहोगी। यहाँ पर उसकी मॉम बहुत ज़्यादा घबराने लगती है और शीन को बोलती है कि हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा क्या। जहाँ पर शीन बोलती है कि हाँ, हमें जल्द से इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा, हॉस्पिटल में ही इसका इलाज हो सकता है। यहाँ पर फिर तीनों जन झगड़ने लगते हैं, जहाँ पर फाइनली शाओ अपने बेटे को पीछे से पुश करने लगती है और वो खजूर का जो बीज होता है वो निकल जाता है। यहाँ पर उसकी ग्रैंडमा बहुत गुस्सा होती है और उसे बोलती है कि अगर मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो तुम क्या करती। और यहाँ पर शीन भी बोलने लगती है
कि एक बच्चे के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। यहाँ पर उसका बेटा बोलता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन शाओ कुछ बोलने ही वाली होती है कि इतने में ही लू की मॉम उसे थप्पड़ मार देती है और फिर ये सारी चीज़ें लू देख लेता है और वो अंदर आकर बोलने लगता है। तो वो बी से पूछता है कि ये सब क्या हुआ और कैसे हुआ। तो बी उसे बोलता है कि ये सब शीन की गलती है, वो गंदी वुमेन मेरी मम्मा के बारे में बुरा बुरा बोल रही है और झगड़ा लगा रही है। इसके बाद में लू गुस्सा होकर शीन को वहाँ से जाने के लिए बोलता है और कहता है कि अगर तुम अभी के अभी यहाँ से नहीं गई तो नेक्स्ट दिन से तुम मेरा फेस मत देखना। फिर शीन को वहाँ से जाना पड़ता है। इसके बाद में उसकी मॉम को वो बोलता है कि मैं आपको थोड़ी देर में घर छोड़ कर आ जाऊंगा, तो आपको जितना अपने बच्चों के साथ रहना है रह लो। यहाँ पर उसकी मॉम बोलती है कि मैं वापस जाने के लिए थोड़ी ना यहाँ पर आई हूँ, मैं यहाँ पर बहुत समय तक रुकने वाली हूँ। इसके बाद में हम शाओ को देखते हैं जो अपना हेयर वॉश कर रही होती है। तो लू से पूछता है कि तुम घर के अंदर क्यों अपने बाल धो रही हो। यहाँ पर वो उसकी हेयर वॉश करने में हेल्प करता है। फिर बाद में शाओ उसके अपने नेक पर नया परफ्यूम स्मेल करने के लिए बोलती है, जहाँ पर लू से किस करता है और फिर उसकी मॉम आती है और उसे बोलने लगती है कि आज के दिन मैं तुम्हारी वाइफ के साथ सोने वाली हूँ, तो तुम अपने बच्चों के साथ सो जाओ। फिर यहाँ पर उसकी मॉम खर्राटे मारते हुए सोने लगती है और यहाँ पर शाओ सो ही नहीं पाती। इतने में लू अपने दोनों बच्चों को लेकर वहाँ पर आता है। फिर यहाँ पर वो लोग अपने बच्चों को यहाँ पर सुला के अकेले सोने चले जाते हैं, जहाँ पर सुबह के 4 बजे लू की मॉम आकर उन दोनों को उठा देती है और पूरा टाइम शाओ से काम करवाती रहती है। यहाँ पर शाओ से वो बहुत सारी चीज़ें लाने को बोलती है और यहाँ पर उसके नेबर शाओ को देखकर पूछते हैं कि बाबा तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हारी ऐसी हाल किसने की। तो फिर शाओ ने बताती है कि मेरी मदर इन लॉ यहाँ पर आई है। इसके बाद में वो घर पर चली जाती है। फिर यहाँ पर उसकी ग्रैंडमा एक एक कर उसे चीज़ें बताने लगती है। इसके बाद में उसकी मॉम जब बाहर आती है तो फिर एक आंटी उसे घर के सामने ही कचरा फेंक रही थी, तो वो उसे वहाँ से हटाने के लिए बोलती है, लेकिन वो आंटी उल्टा ही उसे 10 बातें और गालियाँ सुनाकर जाती है। जहाँ पे उसकी मॉम अंदर आकर बोलने लगती है कि देखा तुमने कैसे उसने मुझे एम्बेरस किया। यहाँ पर शाओ से झगड़ने के लिए जाती है, लेकिन उसकी मॉम उसे रोक लेती है और बोलती है कि क्या तुम पूरी बिल्डिंग के सामने मेरी बेइज्जती करवाना चाहती हो। फिर उसकी मॉम गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर शाओ ठान लेती है कि वो उस आंटी को सबक सिखा के ही रहेगी और ये लेडी कोई और नहीं बल्कि उस आंटी की मॉम होती है। यहाँ पे वो आंटी अपनी मॉम को बोलती है कि प्लीज आप उसके फैमिली के चक्कर में मत पड़ो, ऑलरेडी मैंने उनके साथ बुरा किया है और मैंने माफी भी मांगी है। और उसकी मॉम उसे बोलती है कि तुम उस फैमिली से इतना क्यों डरती हो, आखिर तुमने ऐसा क्या किया है और वो लोग इतने बड़े हैं क्या जो हम उनसे डरे। यहाँ पर वो आंटी उसके मॉम के ऊपर पानी फेंक देती है और उन दोनों में एक बार फिर से झगड़ा हो जाता है, जहाँ पर उसकी मॉम उसको हाथ भी नहीं लगा पा रही होती और दोनों में हाथापाई होने लगती है। यहाँ पर शाओ की नेबर उसे जाकर सब कुछ बताती है और उसे बोलती है कि ये सब चल रहा है। तो फिर शाओ भाग कर एक पानी का बकेट लेकर आती है और फिर वो वही बकेट उस आंटी के मुंह पर फेंक देती है और बोलती है कि तुमने मेरी मॉम के साथ ऐसा किया है तो तुम्हें भी सजा मिलनी चाहिए। इसके बाद में वो अपनी मॉम को लेकर अंदर आ जाती है और उसकी मॉम बोलती है कि मुझे झगड़ा तो नहीं पसंद, लेकिन अभी जो हुआ है उससे मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। और यहाँ पर वो उसको मॉम बोलती है और इन दोनों की आपस में बनने लगती है। इसके बाद में खाना खाते टाइम वो उसे बोलती है कि जब जब वो आपको तंग करेगी तब तब मैं उस पर पानी फेंकने वाली हूँ। और यहाँ पर आते जाते शाओ उस पर पानी फेंकती रहती है जब जब वो उसकी बुराइयाँ करती रहती है। इसके बाद में वो आंटी अपनी मॉम को फाइनली उसके घर पर लेकर आती है और बोलती है कि शाओ मेरी मॉम से गलती हो गई, वो यहाँ पर माफी मांगने आई है। यहाँ पर उसकी मॉम को बहुत अच्छा लगता है कि उससे माफ़ी मांगी गई। इसके बाद में उसकी मॉम सोचने लगती है कि ये इतनी अच्छी है और इतनी इंटेलिजेंट भी, बट मैंने इससे कितना सारा काम करवाया और इसे बहुत तंग किया है, अब मैं इसकी सेवा करूँगी। जहाँ पर वो इसे बैठने के लिए बोलती है और घर के काम भी करती है, साथ ही साथ वो उसके लिए खाना भी बनाती है। इसके बाद में लू अपने घर आकर सोच रहा होता है कि मैं इतने दिन से घर नहीं खाती ही नहीं हो। तो उसकी मॉम बोलने लगती है कि लेकिन तुम्हारी वाइफ तो खाती है ना, और यहाँ पर वो लोग हंसने लगते हैं। इसके बाद बर्तन धोने के टाइम पे उसकी मॉम और शाओ झगड़ रहे होते हैं कि मैं बर्तन धोऊंगी। यहाँ पर शाओ से बोलती है कि ये बहुत लंबी कहानी है। दूसरी ओर लू, शाओ और उसकी मॉम बैठकर बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर शाओ और लू उसकी मॉम को शीन के बारे में सारी सच्चाई बताते हैं कि शीन हर वक्त शाओ को नीचा दिखाना चाहती है, तो उसने जानबूझकर जी को हायर किया, जहाँ पे उसने वो नाटक किया कि शाओ किसी के साथ तो मेकआउट कर रही है, साथ ही साथ उसने खाने में भी ड्रग्स मिला दिया था। यहाँ पर उसकी मॉम ये सारी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और वो शाओ से माफ़ी मांगने लगती है और
बोलने लगती है कि मुझे नहीं पता था कि मेरे घर पर ही मैं सांप पाल कर रख रही थी, मैं तो उसे अपनी बेटी मानती थी और ये सब वो कर रही थी मेरे पीठ पीछे, मुझे सच में माफ कर दो। इसके बाद में उसकी मॉम अपने दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है बाहर घूमने के लिए, जहाँ पर वो शाओ को आंख मारती है ताकि शाओ और लू आपस में टाइम स्पेंड कर पाए। यहाँ पर शाओ और लू दोनों किस करना शुरू कर देते हैं और एक आउट भी हो जाता है। फिर जब डी और बी घर पर आते हैं तो डी पूछता है कि मॉम आपके गाल लाल क्यों है, तो फिर उसकी मॉम उसे चिढ़ाकर बोलती है कि ये तो तुम्हारी मॉम का फेस ग्लो कर रहा है ब्यूटी की वजह से। फिर इसके बाद में शीन एक बार फिर से उनके घर आती है, जहाँ पर शाओ से भगा रही होती है तो शीन चिल्लाने लगती है। शीन की चिल्लाती हुई आवाज़ सुनकर उसके सारे घर वाले बाहर आ जाते हैं और शीन को लग रहा होता है कि सब उसका साइड लेंगे, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही होता है, सभी लोग शाओ का साइड लेने लगते हैं और इसका हस्बैंड उसे बोलता है कि तुम्हारी अब बकलौलपंती बहुत हो गई, मैं अब हमेशा के साथ शाओ के ही साथ रहना चाहता हूँ। शाओ अब बदल चुकी है और तुम बार बार हमारी फैमिली में टांग लड़ाना बंद कर दो, मैं तुम्हारे साथ अपना रिश्ता यहीं पर खत्म करता हूँ। साथ ही साथ मॉम भी उसके साथ अपना सारा रिलेशन खत्म कर देती है। इसके बाद में लू ने उसकी वाइफ के लिए बर्थडे पे क्रिसमस के टाइम पे एक बहुत बड़ा पार्टी ऑर्गेनाइज किया होता है, जहाँ पे शाओ एकदम क्वीन जैसी दिख रही होती है और हमारा लू भी कुछ कम नहीं दिख रहा था। फिर इसके बाद में वो लोग बहुत अच्छे से वो दिन सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर वो लोग बेडरूम में आकर मेकआउट करने वाले होते हैं, लेकिन शाओ को अपने पेट में कुछ फील होता है। फिर वो समझ जाती है कि वो एक बार फिर से प्रेग्नेंट है। इसके बाद में हम एक लाइफ देखते हैं जहाँ पर शाओ का सबसे छोटा बेटा और डी और बी सभी लोग खेल रहे होते हैं, लेकिन इसी के बाद हम क्या देखते हैं कि शाओ की तो नींद खुल गई होती है और वो होश में आ जाती है और हम फिर से एक बार वही वाले सीन में वापस चले जाते हैं जहाँ पर वेडिंग हुआ था और वो चक्कर आकर नीचे सो गई थी। फिर उतने में वो बोलने लगती है कि मेरा हस्बैंड कहाँ पर है और सामने से आता है लू उसके लिए बुके लेकर और उसे वो वहाँ पर शादी के लिए भी प्रपोज कर देता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।